सुबह का समय था। लखन अपने वफादार गधे बल्ली के साथ हमेशा की तरह गांव की एक सड़क से गुजर रहा था। रास्ते में एक पुरानी चाय की दुकान पड़ती थी, जहां गांव के कुछ व्यापारी और सेठ लोग अक्सर बैठकर गप्पे लड़ाते थे और आने जाने वालों का मजाक उड़ाते थे। आज भी वहां वही महफिल जमी थी। अरे अरे, आज सुबह सुबह किसके दर्शन हो गए? लखन भैया, क्या हालचाल हैं? बल्ली भी खूब चमक रहा है। आज तो क्या बात है भाई। नमस्ते सेठ जी, सब आपकी दया है। बस थोड़ा बाजार तक जा रहा था। बाजार? इस बल्ली पर बैठकर या पैदल ही? वैसे तुम्हारी चाल देखकर तो लगता है कि 9 दिन चले 2.5 कोस वाली कहावत तुम पर ही फिट बैठती है। नहीं नहीं सेठ जी, मैं तो रोज इतना ही चलता हूँ। अरे मोहन, तुम भी कैसी बातें करते हो? लखन भैया तो अपने बल्ली के साथ ऐसे चलते हैं जैसे किसी बारात में जा रहे हो। मुझे तो लगता है लखन को आज आटे दाल का भाव सचमुच पता चल गया है, तभी तो मुंह लटकाए जा रहा है। सोहन, तुम उसके भाव की चिंता मत करो भाई। मंदी में आजकल भाव चढ़े हैं अरहर के, और हम बैठे हैं मचान पर। हम जो दाम देंगे वही इसे लेना पड़ेगा। ठीक है सेठ जी, देख लेंगे। सबकी अपनी किस्मत होती है। किस्मत? लखन, तुम्हारी किस्मत में तो लगता है बल्ली का ही साथ लिखा है। कभी सोचा है तुम्हारी फसल इतनी कम क्यों होती है? मेहनत तो पूरी करता हूँ सेठ जी, बाकी भगवान की मर्जी। भगवान की मर्जी नहीं, तुम्हारी अक्ल की मर्जी है। तुम तो इतने सीधे हो कि अगर कोई कहे सूरज पूरब की जगह पश्चिम से निकला है तो भी मान लोगे। वैसे लखन, इस बार क्या फसल लाए हो? वही पुरानी दाल और थोड़ा गेहूं? जी सेठ जी, थोड़ी सी दाल और थोड़ा गेहूं है। तभी सेठ गजानन अपने बगल वाले व्यापारी के कान में फुसफुसाता है। लखन इन फुसफुसाहटों को सुन लेता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। उसे इन बातों की आदत हो चुकी थी। उसे पता था कि ये व्यापारी मिलकर उसका शोषण करते हैं और उसकी मेहनत की कमाई को कौड़ियों के दाम में खरीद लेते हैं। लेकिन गांव में और कोई खरीदार नहीं था। उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। अच्छा सेठ जी, मैं चलता हूँ, नहीं तो बाजार के लिए देर हो जाएगी। अरे रुको लखन, आज बल्ली को कुछ खिलाकर ले जाओ। बेचारा दुबला होता जा रहा है। हाँ हाँ, खिला दो, वरना कहीं ऐसा न हो कि बाजार पहुंचते पहुंचते बल्ली की जान ही निकल जाए और तुम्हारी फसल रास्ते में ही रह जाए। लखन उनके मजाक को अनसुना कर देता है। वह जानता था कि इन लोगों का दिल पत्थर का है। वह बल्ली की लगाम पकड़ता है और धीरे धीरे वहां से आगे बढ़ जाता है। व्यापारी पीछे से हंसते रहते हैं। लखन के मन में उदासी थी, लेकिन एक उम्मीद भी थी कि कभी न कभी सब ठीक हो जाएगा। आज फिर वही हुआ क्या? सेठ गजानन ने फिर से हमारी सारी फसल सस्ते में खरीद ली। हाँ सावित्री, इस बार तो और भी कम पैसे दिए। कहने लगे बाजार में मंदी है लखन। मंदी? मैंने तो सुना था कि शहर में दाल के दाम बहुत अच्छे मिल रहे हैं। हमारा ही फायदा उठाते हैं। क्या करें सावित्री, गांव में और कोई खरीदार है नहीं। सबके सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अगर किसी दूसरे के पास जाते हैं तो वह भी यही कहता है कि गजानन सेठ ने जो भाव तय किया है वही सही है। हमारा क्या होगा? बल्ली को भी ठीक से चारा नहीं मिल पाता। हम कब तक ऐसे ही जिएंगे? पता नहीं सावित्री, बस भगवान पर भरोसा है। हम तो बस मेहनत कर सकते हैं, फल देना न देना उसके हाथ में है। लखन के पास जवाब नहीं था। वह हर रोज खेतों में खून पसीना बहाता, लेकिन उसका फल हमेशा लालची व्यापारियों की झोली में जाता। कई साल इसी तरह बीतते गए। लखन थोड़ा बूढ़ा हो गया था, लेकिन उसका भोलापन और ईमानदारी वैसी ही बनी हुई थी। अब की बार एक और फसल तैयार हुई। लखन फिर से बाजार गया। वही व्यापारी, वही चाय की दुकान, वही हंसी मजाक, लेकिन इस बार मजाक थोड़ा और तीखा था। आओ लखन, सुना है इस बार फसल अच्छी हुई है तुम्हारी? जी सेठ जी, थोड़ी ठीक है। थोड़ी ठीक? हमने सुना है बहुत अच्छी हुई है। लगता है लखन को अब खेती का मंत्र मिल गया है। मंत्र नहीं भाई, लगता है उसने बल्ली से काम करवाना शुरू कर दिया है। वैसे लखन, तुम तो इतने भोले हो
कि अगर कोई कहे पानी में आग लगी है तो तुम सच मान लोगे। खैर फसल तोल दो, दाम वही मिलेंगे जो तय हुए हैं। सेठ जी, मैंने सुना था कि दाम थोड़े बढ़े हैं। सुना था? क्या तुमने सुना था? जो मैं कह रहा हूं वो सुनो। लेना है तो लो, नहीं तो अपना माल उठाओ और जाओ। यहां अपनी डफली अपना राग नहीं चलेगा। लखन जानता था कि बहस करने का कोई फायदा नहीं है। उसने हार मान ली। उसने अपनी फसल सस्ते में ही बेच दी और घर लौट आया। उसकी पत्नी सावित्री फिर से उदास हो गई। कब तक चलेगा ये सब? हमारा क्या कसूर है? पता नहीं सावित्री, बस मेहनत करता रहूंगा। सूरज ढल रहा था। लखन हमेशा की तरह थका हुआ था। आज भी बाजार में उसे निराशा ही हाथ लगी थी। वह कुछ घरेलू सामान और थोड़ा सत्तू लेकर बल्ली के साथ अपने घर की ओर बढ़ रहा था। तभी रास्ते में उसे एक मधुर और शांत आवाज सुनाई दी। एक गेरुआ वस्त्र पहने, हाथ में माला लिए एक पंडित जी भजन गाते हुए चले आ रहे थे। राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम। हरे हरे महादेव, सीताराम। अरे बेटा, कहाँ से आ रहे हो? शाम हो चुकी है। प्रणाम पंडित जी, मैं बाजार गया था, अब घर लौट रहा हूँ। इस पोटली में क्या लाए हो बेटा, जो इतनी भारी लग रही है? पंडित जी, इसमें घर के लिए कुछ सामान है और थोड़ा सत्तू है। अरे वाह, सत्तू तो मुझे बहुत पसंद है। गर्मियों में सत्तू के शरबत, आहा, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी बेटा। लखन हिम्मत जुटाकर अपनी परेशानी बताते हुए, पंडित जी, मैं एक गरीब किसान हूँ। मैं बाजार में अपनी फसल बेचने गया था, लेकिन हमेशा की तरह सेठों ने मुझे ठग लिया। ठग लिया? लेकिन कैसे? वे सब मिलकर मेरी फसल सस्ते दामों में खरीदते हैं और फिर शहर में महंगे दाम पर बेच देते हैं। मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन मुझे कभी सही दाम नहीं मिले। मेरी पत्नी सावित्री और मैं बहुत परेशान रहते हैं। तुम्हारी कथा सुनकर बहुत दुख हुआ बेटा, यह तो घोर अन्याय है। अब क्या करें पंडित जी, हमारा तो नसीब ही ऐसा है। नसीब पर सब कुछ मत छोड़ो लखन, कुछ चीजें हमारी समझदारी पर भी निर्भर करती है। अच्छा एक बात बताओ, तुम आज सत्तू ही खाओगे घर पर? जी पंडित जी, आज तो बस वही है। तो एक काम करो, मुझे भी अपने घर ले चलो। हम दोनों साथ में सत्तू खाएंगे और थोड़ा आराम करेंगे। मुझे भी इस सफर में बहुत थकान हो गई है बेटा। यह तो मेरा सौभाग्य होगा पंडित जी, चलिए चलिए। लखन पंडित जी को अपने घर ले आया। सावित्री ने जब एक साधु को घर में देखा तो वह हैरान हुई, लेकिन लखन ने उसे सब बताया। सावित्री ने तुरंत पानी का लोटा और 2 थालियां लाई। बैठिए महाराज। आयुष्मान भव बेटी। लाइए सावित्री, पानी, नमक और मिर्च। आज पंडित जी हमारे हाथ का सत्तू खाएंगे। लखन और सावित्री ने मिलकर सत्तू का घोल बनाया। उन्होंने पंडित जी को सत्तू दिया। सबने मिलकर बड़े मजे से सत्तू खाया। पंडित जी को लखन का भोलापन और सज्जनता बहुत पसंद आई। आहा, ऐसा स्वादिष्ट सत्तू मैंने बहुत दिनों बाद खाया है। तुम्हारे हाथ में जादू है बेटी। यह तो आपकी कृपा है महाराज। लखन, तुम बहुत भले इंसान हो, लेकिन दुनिया बहुत चालाक है। तुम्हें थोड़ा होशियार होना पड़ेगा। कोशिश तो करता हूँ पंडित जी, पर ये व्यापारी बहुत टेढ़ी खीर हैं। रात होने पर पंडित जी ने कहा कि वह आज यहीं विश्राम करेंगे। सबने खाना खाया, जो भी थोड़ा बहुत था, और सोने चले गए। लखन और सावित्री सो गए, लेकिन पंडित जी नहीं सोए। वह रात भर अपनी संध्या पूजा और ध्यान में लगे रहे। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि इस भले आदमी की मदद जरूर करेंगे। इन व्यापारियों का घमंड तोड़ना होगा और इन्हें एहसास दिलाना होगा कि लालच का फल हमेशा कड़वा होता है। रात भर ध्यान करने के बाद पंडित चंद्रकांत ने अपना मन बना लिया था। सुबह होते ही उन्होंने लखन और सावित्री से विदा ली और अपनी कुटिया की ओर चल पड़े। कुटिया पहुंचकर उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया।
अरे बच्चों सुनो, कल मुझे बहुत ही सज्जन और भला आदमी मिला। उसका नाम लखन है। उसने मुझे अपने घर में सत्तू खिलाया। बहुत भले मानुस है वाह। गुरुदेव सत्तू, आप तो हमेशा फल खाते थे। हाँ सत्तू, लेकिन बात सत्तू की नहीं है, बात उस आदमी की सज्जनता की है और उस अन्याय की है जो उसके साथ हो रहा है। कैसा अन्याय गुरुदेव? गांव के कुछ लालची व्यापारी उसका शोषण करते हैं, उसकी मेहनत की कमाई को कौड़ियों के दाम में खरीद लेते हैं। ये पाप है बच्चों। ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। ये व्यापारी सचमुच बगुला भगत है, बाहर से साधु और अंदर से शैतान है ये। आप क्या करेंगे गुरुदेव? मैं उसके गांव जाऊंगा, पहले वहां के लोगों को समझूंगा। मुझे उन लालची व्यापारियों को सबक सिखाना होगा, इस अन्याय को रोकना होगा। ये खतरनाक हो सकता है गुरुदेव, वे बहुत ताकतवर लोग हैं। जहाँ धर्म होता है वहाँ विजय जरूर होती है। तुम लोग यहीं रहो और अपनी साधना करो, मैं जल्द ही लौटूंगा। पंडित जी ने अपनी यात्रा शुरू की। उनके मन में लखन के लिए न्याय की ज्वाला जल रही थी। वह 3 दिन पैदल चले, थक गए, लेकिन रुके नहीं। आखिरकार वह लखन के गांव पहुंच गए, लेकिन वो जल्दी ही समझ गए कि यहाँ के व्यापारी मिलकर एक गिरोह चला रहे हैं। लखन खुश होकर हैरानी से, अरे पंडित जी, आप यहाँ बैठिए बैठिए। सावित्री, देखो कौन आया है। प्रणाम महाराज, आपने हमें याद किया, यह हमारा सौभाग्य है। मैं तो बस तुम्हारे हालचाल जानने आया हूँ बेटा। बताओ लखन, क्या हाल है? जी पंडित जी, कल फिर बाजार गया था, लेकिन वही सब हुआ। सेठ गजानन ने फिर से सस्ते में फसल ले ली। तुम चिंता मत करो लखन, मैं अब आ गया हूँ। कल तुम जब बाजार जाओगे तो तुम्हारे साथ मैं भी जाऊंगा। आप पंडित जी, वे लोग बहुत खतरनाक हैं, वे आपका भी मजाक उड़ाएंगे। मजाक? देखते हैं कौन किसका मजाक उड़ाता है। तुम बस तैयार रहना, कल हम उन्हें बताएंगे कि ज्ञान की ताकत क्या होती है। महाराज, कहीं कोई झगड़ा ना हो जाए। झगड़ा नहीं होगा बेटी, बस अक्ल का खेल होगा। तुम बस हम पर भरोसा रखो। इन व्यापारियों का घमंड चकनाचूर करना होगा। ये सोचते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर इन्हें नहीं पता कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है और इनका दिमाग लालच से भरा हुआ है। लखन हमेशा की तरह अपनी फसल और बल्ली को लेकर बाजार पहुंचा, लेकिन आज माहौल अलग था। लखन के साथ गेरुआ वस्त्र पहने एक ज्ञानी पंडित चंद्रकांत भी थे। व्यापारियों की नजर उन पर पड़ी और हमेशा की तरह मजाक शुरू हो गया। अरे आज क्या बात है लखन? लगता है अब तुम्हें अकेले डर लगने लगा है, जो बाबा को साथ ले आए। शायद बाबा व्यापार में शुभ लाभ करवाने आए हैं, या फिर खुद ही व्यापार करने का मन बना लिया है। मैं चंद्रकांत हूँ बेटा, लखन का मित्र और सलाहकार भी। मैं तो बस यहाँ ज्ञान की बातें करने और थोड़ा धर्म समझाने आया हूँ। क्या क्या ज्ञान? यहाँ बाजार में ज्ञान का क्या काम बाबा? यहाँ तो बस पैसे का ज्ञान चलता है। पैसे का ज्ञान? मुझे तो लगता है तुम लोगों के पास अकल के नाम पर अंगूठा है। खैर, तुम लोग लखन की फसल किस भाव से खरीद रहे हो? वही पुराने भाव बाबा। बाजार में मंदी है, हमने पहले ही बताया था। लेना है तो लो, नहीं तो निकलो। मंदी? मुझे तो शहर से खबर मिली है कि दाल के दाम आसमान छू रहे हैं। तुम लोग कौड़ियों के भाव में फसल खरीदकर शहर में लाखों कमाते हो। बाबा, आप हमारे काम में टांग मत अड़ाओ, हमें पता है क्या करना है। मेरा एक प्रस्ताव है। मेरे पास तुम लोगों के लिए कुछ प्रश्न हैं। यदि तुम सही उत्तर दे पाए तो लखन अपनी फसल इसी दाम में तुम्हारे तय किए हुए सस्ते दामों में बेच देगा। प्रश्न? व्यापार में प्रश्न कहाँ से आ गए? बाबा लगता है हवा में तीर चला रहे हैं। हमें सब पता है बाबा, पूछो क्या पूछना है, हम दे देंगे जवाब। यदि उत्तर नहीं दे पाए
तो तुम्हें लखन को सही दाम देने होंगे जो शहर में चल रहे हैं। सभी गांव वाले और व्यापारी इकट्ठा हो गए थे। यह एक अजीबोगरीब शर्त थी। पंडित जी ने अपनी झोली से एक तांबे का लोटा निकाला और पहला प्रश्न पूछने लगे। हर कोई जानना चाहता था कि आगे क्या होगा। ये रहा मेरा पहला प्रश्न। जब ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डरना? इस मुहावरे का तुम्हारे व्यापार से क्या संबंध है? ये कैसा प्रश्न है बाबा? इसका व्यापार से क्या लेना देना? ये तो मुहावरे हैं। उत्तर दो सेठ जी। तुमने शर्त मानी थी। तुम लोग रामो जैसे भले आदमी का फायदा उठा रहे हो, उसका शोषण कर रहे हो। जब तुमने यह रास्ता चुना, ईमानदारी के सवालों से क्या डरना? तुम लोग तो दूध के धुले नहीं हो, बल्कि लालच के रंग में रंगे हुए हो। हम नहीं जानते इसका उत्तर। आप कोई और प्रश्न पूछिए। मैं नहीं पूछूंगा कोई और प्रश्न। पहले इसका जवाब दो। तुम लोगों का लालच तुम्हारी अकल पर पर्दा डाल चुका है। तुम लोग तो छप्पर फाड़कर कमाना चाहते हो, लेकिन दूसरों को चवन्नी भर भी नहीं देना चाहते। तुम्हारी नीयत काली है और तुम्हारे व्यापार काले हैं। बाबा बस करो, हमें माफ कर दो, हम समझ गए। हाँ बाबा, हम गलत थे। हमने लखन का बहुत फायदा उठाया। गलत थे नहीं, गलत हो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। एक दिन तुम लोग अपने करने का फल भुगतोगे। अब बताओ, लखन का फसल का सही दाम दोगे या नहीं? तुरंत देंगे बाबा, बिल्कुल देंगे। जो शहर में दाम चल रहे हैं वही देंगे। व्यापारी शर्मिंदा थे। पंडित जी के ज्ञान और मुहावरों के तीखे वार ने उनकी आंखें खोल दी थीं। उन्होंने तुरंत लखन की फसल का सही दाम निकाला और उसे पूरे पैसे दिए। लखन अपनी जिंदगी में पहली बार इतने पैसे देखकर खुशी से झूम उठा। उसकी आंखें नम थीं। पंडित जी, आपने तो चमत्कार कर दिया। मेरी जिंदगी में पहली बार मुझे मेरी मेहनत का सही फल मिला है। यह चमत्कार नहीं बेटा, धर्म की जीत है। अब तुम इन लोगों से डरना मत। पंडित जी की मदद से लखन की जिंदगी बदल चुकी थी। अब उसे अपनी फसल का सही दाम मिलने लगा था, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उसने गांव में ही सबसे बड़ा और सुंदर बंगला बनवाया। उसका गधा बल्ली भी अब खुश था। लखन उसे हमेशा हरा और ताजा चारा खिलाता। बल्ली अपने मालिक की तरक्की देखकर बहुत खुश था। सुनते हो जी, यह सब एक सपने जैसा लगता है। पंडित जी की वजह से आज हमारी जिंदगी संवर गई। हाँ सावित्री, उन्होंने ही हमें सिखाया कि चुप रहना हर बार सही नहीं होता। उन्होंने हमारी आंखें खोल दी। आज हमारे पास जो कुछ भी है सब उनकी कृपा है। गांव के बाकी व्यापारी सुधर गए थे। वे अब ईमानदारी से व्यापार करते थे। लेकिन गांव में एक आदमी था जो सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। सेठ गजानन। वह लखन की तरक्की से बुरी तरह जलता था। एक दिन वह गुस्से में लखन के नए घर आ धमकाया। यह सब मेरा था। तुमने धोखे से उस बाबा की मदद से मेरा सब कुछ छीन लिया। ये बंगला, ये दौलत सब मेरी होनी चाहिए थी। सेठ जी, यह मेरी मेहनत की कमाई है, चोरी की नहीं। अब भी वक्त है, सुधर जाओ और लालच छोड़ दो। सुधर जाऊं? मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं अपने 10 नौकरों से तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को पिटवाऊंगा। अरे बाप रे! सेठ जी, आप अब किसी को नहीं डरा सकते। अब तेरी धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। ज्यादा बोलोगे तो पुलिस स्टेशन में शिकायत कर दूंगा। सेठ गजानन ने अपने नौकरों को बुलाने के लिए आवाज लगाई और लखन से लड़ने लगा। गांव वाले यह सब देखने के लिए जमा हो गए। वे सेठ की हरकतें देखकर हक्के बक्के थे। तभी शांति की एक लहर दौड़ती है। पंडित चंद्रकांत वहां आ पहुंचते हैं। बस करो सेठ गजानन, यह क्या तमाशा लगा रखा है? बाबा, आप बीच में मत पड़ो। ये मेरा और लखन का मामला है। मामला अब गांव वालों का है। तुम अकेले ही नहीं हो। इसने लालच किया। गांव वालों, इसने तुम सबको लूटा है। क्या? यह अकेला पूरे गांव को लूटने पर तुला था। इसका लालच ही इसे ले डूबा है। अरे अरे नहीं बाबा, माफ कर दो। मैं अब सुधर जाऊंगा। मुझे गांव से बाहर मत निकालो। पंडित जी ने गांव वालों को समझाया
और सेठ गजानन को चेतावनी दी। सेठ गजानन को अपनी गलती का असली एहसास हुआ और वह शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। अब वह सच में सुधर गया था। सभी गांव वालों ने पंडित जी की चतुराई और ज्ञान को सलाम किया। अरे पंडित जी तो बहुत ही ज्यादा चतुर निकले। आपका शत शत नमन पंडित जी, आपने हमारी आंखें खोल दी। धन्यवाद पंडित जी। आपने न सिर्फ मेरी बल्कि इस पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। याद रखना बच्चों, लालच बुरी बला है। ईमानदारी और नेकी से कमाया हुआ धन ही सच्चा सुख देता है।